गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम 5 अक्टूबर के सभी करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एक एक फैक्ट को, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। पूरा सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेशन में एंड तक बने रहिएगा, आराम से वॉच कीजिए, एंड तक इंटरेस्टिंग लगेगा सेशन और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आज के सेशन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे 5 अक्टूबर के करंट अफेयर का। पीडीएफ आपको क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर मिलेगी, वहां से आप कलेक्ट कर लीजिएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। पहला क्वेश्चन देखिए, अक्टूबर 2024 में कैबिनेट ने किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है? तो अक्टूबर 2024 में कैबिनेट ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, ये 5 भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछे गए हैं। पहले आंसर लो, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली ये क्लासिकल लैंग्वेज घोषित की गई है कैबिनेट ने, सेंट्रल कैबिनेट ने अक्टूबर 2024 में इन 5 भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया है। देखिए, इसके पहले जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, एसएससी में पूछा गया था 2021 में, जब वहां पर क्वेश्चन था कि भाई पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी है, तो इसका आंसर वैसे तमिल होता। तमिल को 2004 में क्लासिकल लैंग्वेज घोषित किया गया था। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और देखिए, सीटीईटी के एग्जाम में पूछा गया था, जब इनमें से 4 में से पूछा गया था कि कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। अक्टूबर 2024 में कैबिनेट ने 5 लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देने की मंजूरी दी। क्लासिकल लैंग्वेज की बात करें, 5 कौन कौन सी है? मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। इसके पहले भी पहले से 6 लैंग्वेज ऐसी है जिन्हें क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा दिया जा चुका है। तो 6 पहले थी, 5 अभी जुड़ी, टोटल कितनी हो गई? 11। और इस तरीके से 5 नई भाषाओं के साथ संविधान की अनुसूची 8 में कुल जो क्लासिकल लैंग्वेजेस है उनकी संख्या कितनी हो गई? 11। ठीक है, 6 पहले थी, 5 अभी जुड़ी, तो टोटल कितनी हो गई? 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस। अब देखिए, किसी भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देने की जो प्रोसीजर है, जो गाइडलाइन है, वो क्या है, इसकी भी हम बात करेंगे। पहले ये समझिए कि पहले की 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस कौन कौन सी है। तो सबसे पहली 2004 में तमिल घोषित की गई, सेकेंड संस्कृत, थर्ड कन्नाडा या कन्नड़, फोर्थ तेलुगु, 5th मलयालम और उसके बाद उड़िया। ओके, वैसे जो कन्नड़ और तेलुगु लैंग्वेज है इनको एक ही ईयर में घोषित किया गया था, एक साथ। पर ये 6 लैंग्वेजेस है पहले से जिनको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जा चुका है। पहली कौन? तमिल। अब 5 और जुड़ी, टोटल कितनी हो गई? 11। क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा किस आधार पर दिया जाता है किसी भी लैंग्वेज को? तो फरवरी 2014 में जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है उसने गाइडलाइन तैयार की थी कि भैया इन आधार पर हम किसी भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देंगे। फॉर एग्जांपल, भाषा के प्राचीन जो ग्रंथ है वो 1500 से 2000 साल पुराने तक मिलने चाहिए, उनका प्रमाण मिलना चाहिए, इतना पुराना। भाषा का पुराना साहित्य लोगों की कई पीढ़ियों के लिए कीमती धरोहर के रूप में रहा हो, कई पीढ़ी उस साहित्य को या लैंग्वेज को यूज करते हुए आ रही हो, अलग अलग साहित्य के रूप में, शास्त्रों के रूप में, तो ऐसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जा सकता है। और उस भाषा की अपनी खास साहित्यिक परंपरा होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, पीढ़ी दर पीढ़ी उसको ट्रांसफर किया गया हो पर्टिकुलर लैंग्वेज को, तो 1500 से 2000 साल पुराने तक उसके प्रमाण मिलने चाहिए। तो इस तरीके से क्लासिकल लैंग्वेज का किसी भी लैंग्वेज को दर्जा दिया जाता है। 5 अभी जुड़ी, 6 पहले थी, कितनी क्लासिकल लैंग्वेज हो गई? 11। ठीक है, याद रखना, सारी मैंने आपको बता दी है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 10वां संस्करण 30 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर 2024 तक कहां आयोजित किया जाएगा? तो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, इसका जो 10वां संस्करण है, इसका आयोजन किया जाने वाला है असम के गुवाहाटी में। कहां पर? असम के गुवाहाटी में। ऑब्वियस सी बात है, आपको नाम सुन के समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं साइंस के एरियाज को प्रमोट करना, साइंस के क्षेत्र को प्रमोट करना इसका मुख्य उद्देश्य होने वाला है। तो असम के गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा इस महोत्सव को या इस फेस्टिवल को। देखिए,
पहले भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था 2022 में, उस वक्त का क्वेश्चन पूछा गया था कि 2021 तक कहां आयोजित किया गया, तो उस वक्त का क्वेश्चन था। हम आज की बात करेंगे। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 10वां संस्करण 30 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर 2024 तक असम के गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा। इसकी एक थीम भी डिक्लेयर की गई है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू एसएनटी ड्राइवन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। जो थीम का उद्देश्य है ना, टेक्नोलॉजी के माध्यम से साइंटिफिक कैपेबिलिटीज को बढ़ाते हुए, उनका उपयोग करते हुए देश को एक साइंस हब के रूप में डेवलप करना है, ताकि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके देश में, जो कि साइंस से रिलेटेड है। तो इन शॉर्ट, नवाचार को बढ़ावा देना, विज्ञान के क्षेत्र में जो इनोवेशन है उसको बढ़ावा देना, प्रमोशन करना साइंस का, और सोशल अवेयरनेस लेकर आना साइंस के लिए। ठीक है, 2015 में पहली बार इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन किया गया था भारत में। ठीक है, 2015 में पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस मिलकर इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन करवाती है। 2015 में शुरू किया गया। इस साल 10वां संस्करण आयोजित किया जाएगा असम के गुवाहाटी में, और 9th जो एडिशन है वो आयोजित किया गया था हरियाणा के फरीदाबाद में। इसी साल की शुरुआत में आयोजित किया जा चुका है, 2023 में होना था, पर वो इस साल की शुरुआत में नवा एडिशन इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हरियाणा के फरीदाबाद में। ठीक है, उद्देश्य आपको पता चल ही जाना चाहिए मोटे तौर पर। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, है ना, और जितनी भी आम जनता, उनके बीच में साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रति रुचि को डेवलप करना, है ना, प्रोत्साह बढ़ाना उनमें साइंस को लेकर, यह मुख्य उद्देश्य है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का। 10वां एडिशन कहां आयोजित किया जाएगा? असम के गुवाहाटी में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को आज का ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। आप सभी के लिए ज्योग्राफी का कोर्स अवेलेबल है, इंडियन प्लस वर्ल्ड। देखिए, सिविल सर्विसेज के लिए भी आपको यह कोर्स मिल जाएगा, और वनडे एग्जाम के लिए भी आपको यह कोर्स अवेलेबल है। रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगी, स्टडी मटेरियल आपको वो टॉपिक वाइज पीडीएफ अंदर ही मिल जाएगा आपके कोर्स के अंदर, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे हर टॉपिक के आपको, और आपको पढ़ने में ऑल ओवर आसानी होगी, क्योंकि सारी चीजें आपको एक ही जगह पर अवेलेबल है। तो बायलिंगुअल है दोनों ही कोर्स, आप सिविल सर्विसेज और वनडे के लिए देखकर अवेल कीजिएगा। ठीक है, दोनों की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप जाकर वहां से अवेल कर सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लीजिए, आपकी क्वेरी वहां पर सॉल्व हो जाएगी। आगे आ जाएं। भारत ने इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब में शामिल होने को मंजूरी दी है। इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब किस संगठन का इनिशिएटिव या पहल है? तो इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब में अब इंडिया शामिल हो रहा है। सेंट्रल कैबिनेट ने हाल ही में इसके लिए मंजूरी दी, और इंडिया 17वां देश बनेगा जो कि इस हब में शामिल हुआ है। ठीक है, ये जो इनिशिएट है ना, ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का इनिशिएट है। आंसर हो जाएगा, आंसर है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसका इनिशिएट है। कैबिनेट ने इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की पहल इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब में भारत के शामिल होने को हाल ही में मंजूरी प्रदान की। अब देखिए, इस हब की बात करें तो ये क्या है, इसको समझिए। एक ग्लोबल आपको मंच देता है, प्लेटफॉर्म देता है, ताकि पूरी दुनिया एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ावा देने के लिए एक साथ आए। ठीक है, पूरी दुनिया मिलकर ऊर्जा के क्षेत्र में काम करे और पर्यावरण की रक्षा करने के अलग अलग तरीकों को अपनाए। तो ऑल ओवर एनर्जी, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्लीन एनर्जी या फिर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब, ठीक है, एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, ध्यान रखिएगा, जिसमें इंडिया की जो सेंट्रल कैबिनेट है उसने शामिल होने को मंजूरी दी है। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, इंडिया शामिल होने वाला 17वां देश बनेगा। इसमें 16 देश पहले से शामिल है। कौन कौन? अर्जेंटीना, पढ़ लेता हूं एक बार, है ना, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, डेनमार्क, यूरोपियन कमीशन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कोरिया, लग्जमबर्ग, रशिया, सऊदी अरेबिया, यूएई और यूएसए। तो 16 देश, एक बार पॉज करके देख लीजिएगा, पूछे जा सकते हैं। वैसे आप 16 देश हैं इतना भी याद रखते तो काम हो जाता, और 17वां देश शामिल होगा कौन? इंडिया। ठीक है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इसकी पहल है।
ठीक है ना, इसका इनिशिएटिव है जिसमें इंडिया भी मेंबर बन रहा है। आगे बढ़े। केंद्र सरकार ने कितने करोड़ के एक्सपेंसेस के साथ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना को मंजूरी दी है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में देखिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना को मंजूरी दी। इसकी ऑल ओवर जो एक्सपेंसेस आएगा वो 1,01,321 करोड़ ऑलमोस्ट आने वाला है। 1,01,321 करोड़ की ये पहल है, दोनों की दोनों योजनाएं हैं। आगे डिटेल देखते हैं। अक्टूबर 2024 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना को मंजूरी प्रदान की। ठीक है, इसके लिए केंद्र ने 1,01,321 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। देखिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना टिकाऊ कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करना, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य। देखिए क्या होता है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो ऐसी कृषि पद्धतियों का यूज करना जिससे बिना उर्वरक, फर्टिलाइजर या फिर कीटनाशक का उपयोग करते हुए एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना और लॉन्ग टर्म तक फसलों को उत्पादित करना या उसका उत्पादन करना, तो यह होता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो इसको बढ़ावा देने के लिए ही दोनों योजनाएं शुरू की गई है जिनकी ऑल ओवर एक्सपेंसेस 1,01,321 करोड़ रुपए तक आने वाले। देखिए, कृषोन्नति स्कीम, इसका उद्देश्य फूड सेफ्टी और कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। तो दोनों स्कीम के बारे में आपको कैजुअली पता चल गया। देखिए, अब दोनों को क्रियान्वित कैसे किया जाएगा, तो अलग अलग सेक्टर को इंक्लूड किया जाएगा। जैसे पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की बात करें तो देखिए सॉइल हेल्थ के लिए भी इसमें काम किया जाएगा, वर्षा आधारित क्षेत्रों के विकास के लिए भी काम किया जाएगा। जो एग्रीकल्चर है उसमें मशीनरी को डेवलप किया जाएगा, मशीनरी का यूज किया जाएगा। कृषि वानिकी फसल विविधीकरण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम, ठीक है ना, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम। तो इस तरीके से काफी सारे प्रोग्राम एक साथ चलाए जाने वाले हैं पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत। और सेम किसानोन्नति योजना के तहत भी किया जाएगा। काफी सारे प्रोग्राम से पीडीएफ में एक बार देख लेना इन प्रोग्राम्स को। इंटरनली तो आपको पता है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को कैसे प्राप्त किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएगा कि इन क्षेत्रों का विकास किया जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑल ओवर दोनों योजनाओं को हाल ही में लॉन्च किया गया और टोटल लागत या एक्सपेंसेस कितना आएगा वो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, एक बार पीडीएफ ले लेना क्रेडिट के एप्लीकेशन से, वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, कलेक्ट कीजिए और ये एक बार पढ़ लीजिएगा, नजर मान लीजिएगा क्योंकि इंटरनली डेटा तो आपको नहीं पूछा जाएगा। प्रजा फाउंडेशन द्वारा जारी किए गए शहरी शासन सूचकांक अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो प्रजा फाउंडेशन जो कि एक प्राइवेट फाउंडेशन है, इसने हाल ही में शहरी शासन सूचकांक को जारी किया है और इसमें पहले स्थान पर रखा गया है केरला को। देखिए, शासन व्यवस्था कितने अच्छे तरीके से चलाई जा रही है किस शहर में, है ना, इंडिकेटर्स मैं आपको बताऊंगा, पर अभी तो आप यह समझिए कि शासन व्यवस्था को कितने अच्छे तरीके से चलाया जा रहा है, उस आधार पर प्रजा फाउंडेशन अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स को जारी करती है। पहले स्थान पर इस इंडेक्स में कौन? केरला। ठीक है, देखिए मुंबई स्थित गैर लाभकारी संगठन है प्रजा फाउंडेशन, इसने शहरी शासन सूचकांक को हाल ही में जारी किया। वैसे शहरी शासन सूचकांक केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स से, इनके सहयोग से ही प्रजा फाउंडेशन तैयार करता है। तो भले ही ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी आपको जो गवर्नमेंट है वो भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व देखने को मिल जाएगी। अब देखिए मूल्यांकन किस आधार पर किया जाता है, तो देखिए सशक्त शहरी निर्वाचन प्रतिनिधि, है ना, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वो कितना ज्यादा सशक्त है किस शहरी क्षेत्र में, वहां की जो लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर है किसी भी शहर का कितना पावरफुल है, नगरीय प्रशासन कितना अच्छा काम कर रहा है, नागरिक कितने सशक्त हैं, है ना, और पैसों को लेकर किसी भी शहर में, जैसे नगर निगम यार पैसे के मामले में बहुत पावरफुल है, बहुत स्पीड में काम करवाती, फॉर एग्जांपल इंदौर नगर निगम।
स्वच्छता में नंबर 1 लगातार आ रहे, तो इंदौर नगर निगम के पास भी पावर है, लगातार अच्छा काम कराने के लिए उनके पास फंडिंग है, पैसा है, टैक्स से आता है, गवर्नमेंट देती है अलग अलग सोर्सेस से। तो इस तरीके से ऑल ओवर आप समझिए कि शहर का कहीं ना कहीं विकास होगा। तो ये अलग अलग इंडिकेटर से जिनके आधार पर तैयार किया जाता है पर्टिकुलर इस इंडेक्स को। उद्देश्य क्या है? शहरी सरकारों को मजबूत बनाना और स्थानीय शासन में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाना, ताकि बेहतर तरीके से योजनाओं को क्रियान्वित किया जा सके, इंप्लीमेंट किया जा सके अलग अलग स्कीम्स को। ठीक है, तो अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में अभी 28 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी, ठीक है, और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित 31 क्षेत्रों को या 31 शहरों को रैंकिंग दी गई है। इसमें पहले स्थान पर 28 राज्यों के अलग अलग शहर शामिल है, ठीक है ना, या पूरे राज्यों को भी रैंकिंग दी गई है। तो टॉप परफॉर्मेंस 3 स्टेट की बात करें तो पहले स्थान पर आता है केरला, सेकंड पर आता है ओडिशा और थर्ड पर है महाराष्ट्र। ठीक है, तो स्पेशली इंडेक्स को याद रखना, इंडेक्स को हमको भूलना नहीं है। शहरी शासन सूचकांक अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स, पहले स्थान पर कौन सा स्टेट? केरला, सेकंड पर ओडिशा और थर्ड पर महाराष्ट्र। अगर हम निम्न प्रदर्शन देखें इस मामले में तो पहले पर आता है नागालैंड, सेकंड पर मणिपुर और थर्ड पर मेघालय। तीनों ही हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है। तो ये पर्टिकुलर आप रैंक याद कर लें या पहला पहला स्टेट याद कर लें तो आपका काम हो जाएगा अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स में। आगे आ जाएं। विश्व शिक्षक दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हर साल कब मनाया जाता है? यह क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, क्योंकि क्या होता है स्टूडेंट को याद रहता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और वहीं पर उसका क्वेश्चन गलत होता है 5 सितंबर। चलो आगे, एग्जाम हॉल में इतना टाइम होता नहीं है कि बच्चा सोच भी नहीं पा रहा है कि भाई क्या दिया है। तो याद रखना यहां पर इंटरनेशनल टीचर्स डे की बात की गई है और ये जस्ट 1 महीने बाद 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इंटरनेशनल टीचर डे की बात हो रही है या नेशनल टीचर डे की बात हो रही है, याद रखना। तो देखिए, हर साल 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस इंटरनेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है। देखिए, यूनेस्को ने सबसे पहली बार 1994 में वर्ल्ड टीचर डे या इंटरनेशनल टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया था। देखिए, समाज के निर्माण में, है ना, जो टीचर्स की भूमिका है उसको उजागर करना, उसके प्रति लोगों को जागरूक करना, है ना, यह मुख्य उद्देश्य इंटरनेशनल टीचर्स डे को मनाए जाने का। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2024 में वैल्यूइंग टीचर्स वॉइसेस टूवर्ड्स अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर एजुकेशन, यह थीम है इंटरनेशनल टीचर्स डे की। तो हर साल इंटरनेशनल टीचर्स डे कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर। थीम पूछ लें तो वैल्यूइंग टीचर्स वॉइसेस टुवर्ड अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर एजुकेशन। और कब से मनाया जा रहा है? पहली बार कब मनाया गया था? 1994। डन। आगे, ठीक है। नेशनल टीचर्स डे भी मैं आपको बता चुका हूं, 5 सितंबर को मनाया जाता है। हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं पहले वाइस प्रेसिडेंट हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना, इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये सेलिब्रेट किया जाता है। और इसके अलावा 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे के रूप में भी मनाया जाता है। तो इसको भी आपको याद रखना चाहिए, है ना, ये को डे मिल गया, वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे 4 अक्टूबर। ब्रिटेन ने हिंद महासागर में स्थित चागोस द्वीप को किस देश को सौंपने का फैसला किया है? तो देखिए, इंडिया की रिक्वेस्ट पर, इंडिया भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थी, तो ब्रिटेन ने चागोस द्वीप जो कि हिंद महासागर में स्थित है वो मॉरिशस को वापस लौटाने का फैसला किया है। मॉरिशस को, ठीक है। कौन सा द्वीप है? चागोस। तो अगर आप लोकेशन देखेंगे तो देखिए, ये इंडिया का आपको मैप दिखाई देगा। थोड़ा सा दक्षिण में आएंगे तो आपको यहां पर एक द्वीप समूह दिखाई देगा छोटा छोटा, यह है चागोस, ठीक है ना। कभी मॉरिशस का ही था, लेकिन फिर कभी फ्रेंच कॉलोनी के रूप में रहा और फिर ब्रिटिशर्स के पास चला गया और अब ब्रिटेन ने वापस मॉरिशस को उसके द्वीप सौंप दिए हैं। चागोस द्वीप हिंद महासागर में है, आप देख सकते हैं भारत के दक्षिण में। तो ब्रिटेन ने इंडियन ओशियन में स्थित चागोस आइलैंड समूह की जो सॉवरनिटी है मॉरिशस को सौंपने का फैसला किया। 58 छोटे छोटे द्वीप देखने को मिलते हैं चागोस द्वीप पर। 58 छोटे छोटे द्वीप है, ये कभी मॉरिशस के ही थे, लेकिन 1814 में पेरिस की संधि के तहत ये ब्रिटेन के पास चले गए थे।
पेरिस की संधि हुई थी 1814 में। ठीक है, 58 छोटे छोटे द्वीप हैं, इंडियन ओशियन में स्थित है, मॉरिशस का हिस्सा थे, लेकिन फ्रेंच कॉलोनी रहे सबसे पहले, फ्रांस ने अपना कब्जा जमा लिया इस पर। और फिर 1814 में जब पेरिस की संधि हुई ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य, तो फ्रांस ने यह सौंप दिए किसे, ब्रिटेन को, और फिर ये तब से ब्रिटेन के पास ही थे। 1968 में इधर मॉरिशस आजाद हो जाता है। अब मॉरिशस बार बार डिमांड करता है कि भैया ब्रिटेन हमारे द्वीप समूह हमें सौंपे। इसके पहले ब्रिटेन ने क्या किया, डिएगो गार्सिया जो कि मॉरिशस के द्वीप थे, ये अमेरिका को सैन्य अड्डे के रूप में पट्टे पे दे दिए थे। ठीक है, और फिर चागोस द्वीप पर अभी तक ब्रिटेन का कब्जा था, तो भाई मॉरिशस प्रयास कर रहा था, पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी इंडिया के साथ लगी हुई थी कि ब्रिटेन को मना ले कि भाई दे दो। तो फिर अब ब्रिटेन ने चागोस द्वीप समूह दे दिए हैं वापस मॉरिशस को, जबरन मॉरिशस से छीने थे, और फिर मॉरिशस के जो वहां पर निवासी थे उस द्वीप पर, चागोस द्वीप पर, वो मॉरिशस और सेशल्स में भेज दिए थे उसने, और पर्टिकुलर चागोस द्वीप पर कब्जा कर लिया था। तो अब वापस आ गए हैं मॉरिशस के पास, ब्रिटेन ने सौंपे हैं मॉरिशस को। ठीक है, चागोस द्वीप 58 द्वीप है, ध्यान रखना। निम्न में से किस संस्थान ने फ्यूचर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स अ फ्रेमवर्क फॉर एक्शन नामक रिपोर्ट जारी की? तो इस रिपोर्ट को जारी किया नीति आयोग ने। देखिए, इंटरनल डेटा मैं आपको बता दूंगा इस रिपोर्ट का, लेकिन आपको बस इतना याद रखना चाहिए कि फ्यूचर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स अ फ्रेमवर्क फॉर एक्शन रिपोर्ट किसने जारी की? तो नीति आयोग। ठीक है, क्योंकि इंटरनली डेटा आपको समझ में आ रहा है कि भाई कोविड जैसा पैंडेमिक इन फ्यूचर ना आए, है ना, तो उस पर आधारित है ये रिपोर्ट। भविष्य की जो हेल्थ इमरजेंसी सेवाएं उनको और ज्यादा डेवलप करना और रैपिड रिस्पॉन्स की योजना बनाती है नीति आयोग की ये जो रिपोर्ट है। ठीक है, की पॉइंट्स भी बता देता हूं भविष्य के खतरे के बारे में। एक तो नीति आयोग ने अपनी इस रिपोर्ट में अलर्ट किया है कि भविष्य में आने वाली जो 75% पैंडेमिक होंगे वो जूनोटिक होंगे। जूनोटिक मतलब मनुष्य जानवर सब में फैल सकते हैं संक्रमण के द्वारा, जूनोटिक। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने बताया एक तो 100 डे प्लान दिया है किसी भी पैंडेमिक से निपटने के लिए, डेटा मैनेजमेंट को बढ़ावा देना, पार्टनरशिप पर ध्यान देना, जितने भी हमारे विभाग है उनके। भारत के प्रयास के बारे में बताया कि भैया भारत के क्या एफर्ट्स रहे कोविड में, और कोविड के बाद अब हमने क्या प्रयास किए हैं किसी भी पैंडेमिक से निपटने के लिए। कुछ सिफारिशें भी दी है, रिकमेंडेशन भी दिए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भैया हमें अपने जो लॉज हैं, जो सर्विलेंसेस है, जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, उन सबको और ज्यादा पावरफुल करना पड़ेगा अगर भविष्य में किसी और कोविड जैसी पैंडेमिक को रोकना है या उससे निपटना है तो इसलिए फ्यूचर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स ऑफ फ्रेमवर्क फॉर एक्शन रिपोर्ट किसने जारी की? नीति आयोग ने। ठीक है, आगे आइए। चर्चा में रहा लिटिल प्रेस्पा लेक किस महाद्वीप में स्थित है? लिटिल प्रेस्पा लेक की बात करें तो यह हमको देखने को मिलता है यूरोप में। कहां देखने को मिलता है? यूरोप। लिटिल प्रेस्पा लेक अभी सुर्खियों में क्यों है? क्वेश्चन ये आना चाहिए। तो देखिए, हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया कि यूरोप कंटिनेंट की जो पर्टिकुलर ये लेक है लिटिल प्रेस्पा, इसका ऑल ओवर 430 हेक्टेयर, टोटल 450 हेक्टेयर का हिस्सा, उसमें से 430 हेक्टेयर जो इसका क्षेत्र है ना, वो या तो दलदली भूमि बन गया या फिर सूखने की कगार पे, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण। ठीक है, तो ये रिपोर्ट आई है लिटिल प्रेस्पा झील पर। यूरोप में, यूरोप कॉन्टिनेंट में ये झील देखने को मिलती है अल्बानिया और ग्रीस की सीमा पर। ठीक है, साउथ ईस्टर्न यूरोप में अल्बानिया और ग्रीस की सीमा पर, लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा हमें ग्रीस की टेरिटरी में देखने को मिलता है और एक छोटा सा हिस्सा है जो कि अल्बानिया में। तो झील का नाम क्या है? लिटिल प्रेस्पा लेक। कहां पर? यूरोप में। ठीक है, ग्रीस में। आप ऐसा बोल सकते हैं, देश पूछे तो ग्रीस। लास्ट क्वेश्चन पर आइए। चाइना टेनिस ओपन 2024 में जेनिक सिनर को हराकर मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता है? तो चाइना टेनिस ओपन 2024 में जेनिक सिनर को हराकर मेंस सिंगल का खिताब अपने नाम किया कार्लोस अल्कराज ने। किस देश के खिलाड़ी ये पता है आपको? स्पेन। कहां के? स्पेन। कार्लोस अल्कराज। ठीक है, फाइनल में जेनिक सिनर को हराया। इटली के खिलाड़ी हैं जेनिक सिनर, तो दोनों को याद रखना। यह है कार्लोस अल्कराज। तो स्पेन के खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज ने चाइना टेनिस ओपन 2024 का खिताब जीता। फाइनल में
नंबर 1 जेनिक सिनर जो कि इटली के टेनिस प्लेयर हैं, इनको हराकर जीता है। अब पर्टिकुलर चाइना टेनिस ओपन की बात करें तो हार्ड कोर्ट टेनिस टूर्नामेंट है, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। 1993 में इसे शुरू किया गया था, 1993 में, और चाइनीज टेनिस एसोसिएशन के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर 5 अक्टूबर के सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस किए, एक एक फैक्ट को भी समझा और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुना। अब हम किसकी बात करेंगे? लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन की। एमसीक्यू फॉर्म में रिवीजन देख लीजिए। महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर किस राज्य में देश के पहले बापू टावर का इनॉग्रेशन किया गया? तो बापू टावर का इनॉग्रेशन कहां किया गया है? इन चारों में से बिहार राज्य में। निम्न में से कौन सा संस्थान फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन 2024 का आयोजन कर रहा है? तो इसका आयोजन कर रहा है आर्थिक विकास संस्थान, फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ मिलकर। अक्टूबर 2024 में आईसीसी ने किस देश के खिलाड़ी प्रवीण जयविक्रमा पर प्रतिबंध लगाया? तो ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं जिन पर बाउंडेशन लगाई है, आईसीसी ने बैन लगाया है। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट का आयोजन कहां किया गया? तो यूएई में। किस राज्य में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा महाराष्ट्र के मुंबई में। हाल ही में राम सिंह, सौगत भट्टाचार्य, नागेश कुमार को मौद्रिक नीति समिति का सदस्य चुना गया है या नियुक्त किया गया। मौद्रिक नीति कमेटी में कितने मेंबर का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? तो यह होता है 4 साल। कौन सा देश ग्लोबल शतरंज लीग के सेकेंड एडिशन की मेजबानी करने जा रहा है? तो इंग्लैंड में लंदन में इसका आयोजन किया जा रहा है। 3 अक्टूबर 2024 को पीएम या प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2024 शुरू की गई। इसके तहत कितने रुपए प्रति माह का स्टाइपेंड दिया जाएगा? तो 5,000 रुपए। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा? अलेक्जेंडर दून। लास्ट 95th मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये इंडियन रेलवे ने जीता है, फाइनल में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को हराकर। तो ये सारे क्वेश्चन लास्ट सेशन में हमने डिटेल में समझे थे, आंसर मिल गए। अब हम आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पर, उनके आंसर पर। ठीक है, पहले दादा साहब फाल्के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? देविका रानी रॉरी। हाल ही में बेस्ट एक्टर का आईफा अवार्ड किसे दिया गया? तो यह दिया गया शाहरुख खान जवान मूवी के लिए। और पहली बार आईफा अवार्ड भारत में कहां आयोजित किए गए थे? तो 2019 में इनका आयोजन किया गया था मुंबई में, पहली बार इंडिया में। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर मिल गए। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे ले लीजिए, आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन? और कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट में कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आए हैं। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।